जय हिंद प्यारे बच्चों। संजीवनी रिवीजन सीरीज का प्यारे बच्चों ये चौथा रिवीजन है और या आप कह सकते हैं कि चौथा रिचार्ज बूस्टर है। इससे पहले 2 इतिहास का और 1 ज्योग्राफी का आपका रिवीजन जा चुका है और ख़ास करके दरोगा के रियल एस्पिरेंट से मैं कहना चाहता हूं और आगामी जो मद्य निषेध, फॉरेस्टर, अग्निशामक, प्यारे बच्चों कक्षपाल और बाकी बिहार संबंधित जितने भी वैकेंसी आई हुई है, अगर आपका फाउंडेशन क्लियर है, अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं है और आईक्यू लेवल आपका अगर सही है, भैया आज हम लोग यार पॉलिटी में गोता लगाने जा रहे हैं और एक रिवीजन सीरीज अगर आपका फाउंडेशन क्लियर है और आईक्यू लेवल आपका सही है तो एक रिवीजन कीजिए, उसके बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और प्यारे बच्चों जो विद्यार्थी इस रिवीजन का आनंद उठा रहे हैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलेगा तो अच्छा ही कंटेंट निकल कर आएगा। तो आज हम लोग सफ़र करने जा रहे हैं भैया पॉलिटी का, है ना। तो प्यारे बच्चों एक बात को समझिए, भाई भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब संविधान बनने की प्रक्रिया पूछेगा तो भाई वो वैदिक काल से ही चल रहा है, उन मुद्दों पर हम बात नहीं करेंगे। अंग्रेज आए और उन्होंने तरह तरह का एक्ट लाया और मतलब कि वो सब एक्ट भी इम्पोर्टेंट है। आज बिल्कुल यार कॉमन और बिल्कुल मतलब कि पहला लेयर का क्लास करने मतलब कि रिवाइज करवाने जा रहे हैं, जो बिल्कुल यार आपको मतलब तरोताज़ा कर दे, मस्त कर दे, बुलंद कर दे। अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आने वाला जो मतलब कि 30 मिनट 35 मिनट है आपको यार पूरा तंदुरुस्त करके निकालेगा, आप बिल्कुल रिचार्ज होकर निकलेंगे। देख भैया 1895 में स्वराज विधेयक आया, इसमें सबसे पहले यार संविधान सभा का जिक्र था और आप जानते हैं कि स्वराज विधेयक लाने वाले कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान बिल्कुल यार ऐसा होना चाहिए कि गरीबों के यार हित में होना चाहिए। 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान का चर्चा किया, पर पहली बार ऑफिशियली 1934 में एम.एन. राय ने संविधान सभा की बात की। वही एम.एन. राय जिन्होंने 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाया। प्यारे बच्चों कहानी को आप समझ रहे हैं, भारत पर कौन राज कर रहा था, तो अंग्रेज राज कर रहा था। अब कहानी में यहाँ पर आए कि देखिए 1942 में भारत में यार मार्च 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे स्टूपर्ट क्रिप्स थे, आप सभी सब जान रहे हैं। क्रिप्स मिशन आया था इसलिए कि भैया है ना दूसरा विश्व युद्ध में भारतीय लोग मदद करें, लेकिन सही समझौता नहीं हो पाया, तो महात्मा गांधी ने यार क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। चलिए यहाँ तक बात जब आप समझ गए, तो यहाँ तक जब बात समझ गए प्यारे बच्चों, तो आगे भी आप धीरे धीरे सब समझेंगे, आगे भी आप सब धीरे धीरे समझेंगे। देखिए यार 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ और लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने 26 जुलाई 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का शपथ लिया। और उससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप खट से कहिएगा गुरुजी विंस्टन चर्चिल होंगे। दूसरा विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो विंस्टन चर्चिल ही थे। अब क्लीमेंट एटली का मतलब कि मैनिफेस्टो में एक मैनिफेस्टो ये भी था कि हम जब शासन में आएंगे तो भारत को मुक्त करेंगे, और इसी उद्देश्य से फरवरी 1946 में उन्होंने प्यारे बच्चों कैबिनेट मिशन का गठन किया। और कैबिनेट मिशन में आपको यार जो मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस थे, एम.बी. अलेक्जेंडर थे और बच्चा मेरा इसके बाद आपको यार स्टूपर्ट क्रिप्स थे। तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और साथ साथ में एम.बी. अलेक्जेंडर और स्टूपर्ट क्रिप्स थे। कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य यही था कि भाई सत्ता का हस्तांतरण करना है तो किस ढंग से करना है, यहाँ के लोकल नेता जो रियासत है, यहाँ के जो पेचीदगी है उस पर बात कर लिया जाए, और भाई हम जब चले जाएंगे यहाँ से तो इनका क्या संविधान होगा उस पर मतलब कि चर्चा कर लिया जाए। कैबिनेट मिशन प्यारे बच्चों मार्च 1946 में आया।
पर जून 1946 में असंतुष्ट होकर गया। पूरी तरह से भैया उनका बात नहीं माना गया। प्यारे बच्चों, उस समय हमारे वायसराय लॉर्ड बेबल थे, आप जान रहे हैं अच्छी तरीके से। और जुलाई 1986 में संविधान सभा का यार चुनाव हुआ और पूरे भारत से 389 सदस्य चुनकर आए। चुनने का प्रक्रिया क्या था? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ और 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि रखा गया। अब ये जो 389 आए, इसमें यार 292 ब्रिटिश प्रांत से। अब आप कहिएगा कि सर ये ब्रिटिश प्रांत क्या है? ब्रिटिश प्रांत मतलब कि वह है जहां पर यार जिस भाग पर अंग्रेज राज कर रहे थे, अंग्रेज का शासन था। 93 प्यारे बच्चों देसी रियासत से। प्यारे बच्चों, देसी रियासत का बात कीजिएगा तो मतलब कि ऐसी रियासत छोटी बड़ी भारत में उस समय कुल 565 के करीब थी, है ना। तो ऐसी रियासत जिस पर कोई राजा महाराजा अधिराजा राज कर रहे हैं, लेकिन वो कठपुतली राजा हैं, अंग्रेज को भैया वो टैक्स दे रहे हैं। और 4 कमिश्नरी से। अब कमिश्नरी आप जानते हैं, 4 कमिश्नरी, ABCD, A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग कर्नाटक और D से दिल्ली। टोटल यार 389 सदस्य चुनकर आए। प्यारे बच्चों, अगले चरण में हम चलेंगे और जानेंगे। इसमें से यार कांग्रेस के 208 थे, मुस्लिम लीग के 73 थे, है ना जी। अन्य 15 थे, 93 देसी रियासत से थे। और देसी रियासत से आप जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा मैसूर से 7 और हैदराबाद से कोई नहीं था। और देसी रियासत से भैया संविधान सभा के लोगों का निर्वाचन न हुआ। क्या हुआ भाई? मनोनीत हुआ, क्योंकि राजा थे, है ना। बात यहां पर समझिए। हमारे संविधान सभा में देखो यार पंजाब प्रांत से यार 14। अब पंजाब प्रांत में देखो पंजाब का कुछ भाग कट के यार पाकिस्तान में चल गया, वो मिलाकर 14। और बिहार से यार हम लोग 36, संविधान सभा में 36। और हमें जानना चाहिए भाई कि बिहार से कौन कौन संविधान सभा में चुने गए। 36 का नाम तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह। प्यारे बच्चों, आपको यार डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा और महिला में सरोजनी नायडू तो आपको याद ही रखना चाहिए। क्या क्या नाम मैंने बोला? मैंने बोला सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह और भैया महिला में कौन? सरोजनी नायडू। आपको याद ही रहना चाहिए। संयुक्त प्रांत जिसे आज उत्तर प्रदेश करते हैं, वहां से यार 55 सदस्य चुनकर आए। प्यारे बच्चों, हमारे संविधान सभा में यार एंग्लो इंडियन थे फ्रैंक एंटोनी। अब एंग्लो इंडियन क्या? जिनके पेरेंट में यार एक अंग्रेज और एक भारतीय, तो एंग्लो इंडियन सदस्य थे फ्रैंक एंथोनी। और हमारे संविधान सभा में प्यारे बच्चों आपको यार फारसी सदस्य थे। हमारे संविधान सभा में प्यारे बच्चों आपको यार फारसी सदस्य थे PH मोदी। याद रखना है, PH मोदी। आप जानते हैं कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के यार 33, अनुसूचित जाति के कितने? तो 26। और महिलाएं कितनी थी प्यारे बच्चों? 15। अब इन महिलाओं पर थोड़ा सा ध्यान देना है। महिला में यार, है ना, आपको यार ये 15 महिला बिल्कुल याद रहना चाहिए और इनके कर्तव्य को भी आपको याद रखना है। और जुड़िए ना, मैं यार जो बोल रहा हूं उसको याद करवा कर जाऊंगा बहुत जल्द आपके लिए, है ना। यूट्यूब पर डिस्कशन सीरीज ला रहे हैं, बस आप हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं सही ढंग से। मैं आपसे यार जुड़ने के लिए बेचैन हूं। तो महिला में प्यारे बच्चों पहला नाम हम लेना चाहेंगे अंबु स्वामीनाथन का। तो अंबु स्वामीनाथन केरल की थी और मद्रास प्रेसिडेंसी से ये चुनाव जीतकर आई, अंबु स्वामीनाथन। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे दक्षिणायनी बेलू यूधन। दक्षिणायनी बेलू यूधन नाम थोड़ा सा भयंकर है, चिंता नहीं कीजिए, आप समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, ये भी केरल की थी और इनके बारे में जानना है कि सबसे कम उम्र में जो महिला संविधान सभा में सदस्य बनी वो भैया यही थी, दक्षिणायनी बेलू यूधन। और प्यारे बच्चों, अनुसूचित जाति से जो महिला सदस्य बनी वो भी यार दक्षिणायनी बेलू यूधन थी। आगे आएंगे और बात करेंगे यार एनी मास्केरेन केरल की थी। और प्यारे बच्चों, ये त्रावणकोर रियासत से संविधान सभा में आई। तो एनी मास्केरेन 3 महिला हो गया। क्या क्या महिला मैंने बोला? मैंने बोला अंबु स्वामीनाथन, मद्रास प्रेसिडेंसी, दक्षिणायनी बेलू यूधन, समझिए भैया सबसे कम उम्र और अनुसूचित जाति की। और एनी मास्केरिन मैंने आपको यार क्या बताया यार चेला, केरल के त्रावणकोर रियासत से।
भाई बाद में एनी मास्केरेन जाकर मतलब कि केरल की पहली महिला सांसद भी बनी। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब देखो भाई, दुर्गाबाई देशमुख, इनका नाम याद रखना है। संविधान सभा में महिलाओं के तरफ से अध्यक्ष मंडली में सिर्फ एकमात्र महिला थी, दुर्गाबाई देशमुख। अब दुर्गाबाई देशमुख के बाद प्यारे बच्चों हमें याद रखना चाहिए यार, भारत को किला है ना सरोजनी नायडू बिहार से भैया जीत कर आई, और आज़ादी के बाद भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। तो 5 महिला का जिक्र हो चुका है। कौन कौन? अंबु स्वामीनाथन, दक्षिणायनी बेलुयोथन, समझ गए होंगे, केरल, सबसे कम उम्र, अनुसूचित जाति। प्यारे बच्चों अगला एनी मास्केरेन, त्रावणकोर, समझ गए होंगे, है ना जी। और प्यारे बच्चों सरोजनी नायडू का मतलब कि मैंने बात किया भैया कहाँ, तो बिहार से। और दुर्गाबाई देशमुख का तो मैंने बात किया ही कि भाई महिला में मतलब कि अध्यक्ष मंडली में एक महिला। अब हम लोग बात करेंगे यार हंसा जीवन राज मेहता। भैया हंसा जीवन राज मेहता संविधान सभा में है ना मानवाधिकार मतलब कि जो आयोग था उसके यार समिति में थी ये। उसके बाद भाई भारत का राष्ट्र ध्वज आज़ादी के बाद, 15 अगस्त आज़ादी के बाद है ना, भारत के राष्ट्र ध्वज इन्हीं के हाथों से आगे प्रस्तुत किया गया। ये पंजाब इन्हीं के हाथों से प्रस्तुत किया गया। अब हमें बात करना है सुजेता कृपलानी, जेबी कृपलानी की मतलब कि पत्नी। प्यारे बच्चों सुजेता कृपलानी भाई हम ये भी जानते हैं कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी। अब हम लोग बात करेंगे भैया विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, मैं तो पहले ही कहा कि जिसका फाउंडेशन क्लियर है, जो अच्छा रिवीजन चाहता है ना, बिल्कुल सही कंटेंट चाहता है, उसके लिए रिवीजन है। अब हम लोग बात करेंगे विजया लक्ष्मी पंडित। प्यारे बच्चों विजया लक्ष्मी पंडित जान रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की बहन और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली महिला राजदूत, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली महिला राजदूत, और प्यारे बच्चों है ना संयुक्त राष्ट्र संघ में यार पहली महिला अध्यक्ष भी भारत की भी और एशिया की। अब अगर आप राजदूत का बात कीजिएगा ऑफिशियली है ना जी, तो देखो यार भारत के पहले राजदूत के आसिफ अली थे, लेकिन भारत की पहली महिला राजदूत का बात करेंगे तो सीबी मुथम्मा, क्योंकि इन्होंने पहली बार भारत, देखो राजदूत कौन बनता है, इंडियन फॉरेन सर्विस वाला यार राजदूत बनते हैं, तो सीबी मुथम्मा भारत की पहली महिला राजदूत, भारत की पहली आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में जाने वाली। अब आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों कुछ बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे लीला राय, प्यारे बच्चों रेणुका रे है ना जी, कमला चौधरी, मालती चौधरी, ये सब यार संविधान सभा में कौन थी, तो महिला सदस्य थी। 15 महिला सदस्य थी प्यारे बच्चों। तो इसमें मुख्य चीज क्या हम लोग को 15 से याद कर लेना है, सरोजनी नायडू बिहार से, साथ साथ में बिहार से और क्या क्या मैं बोला, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जयपाल सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा प्यारे बच्चों है ना, कामेश्वर सिंह, सरोजनी नायडू। तो बिहार से कौन भाई, सरोजनी नायडू। हंसा मेहता झंडा प्रस्तुत की। दुर्गाबाई देशमुख प्यारे बच्चों संविधान सभा में महिलाओं के ओर से अध्यक्ष मंडली में थी दुर्गाबाई देशमुख। भाई त्रावणकोर रियासत से कौन थे, एनी मास्केरेन, आपको याद आ रहा होगा एनी मास्केरेन। और प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करते हैं संविधान के पितामह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार संविधान सभा में चुने गए हैं यार पूर्वी बंगाल से, लेकिन ये आप जानते हैं कि पूर्वी बंगाल तो यार पाकिस्तान में चला गया। तो उनके लिए अब जानते हैं कि संविधान के कानूनी सलाहकार कौन थे, बीएन राय। बीएन राय ने भाई राजेंद्र प्रसाद को कहा कि बिना है ना भीमराव अंबेडकर साहब के आपका यार संविधान नहीं बन सकता है। तो इन्हें है ना आपको प्यारे बच्चों मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना सीट से लाया गया और इनके लिए जगह खाली किया एमआर जयकर ने। एमआर जयकर ने कौन खाली किया, एमआर जयकर ने। प्यारे बच्चों अब हम लोग जानेंगे कि देखिए भारत को आज़ादी यार 15 अगस्त 1947 को मिला, आप जान रहे हैं। उससे पहले ही यार पाकिस्तान मतलब कि बन चुका है 14 अगस्त 1947। और पाकिस्तान बनने का यार प्रक्रिया तो मतलब कि यार जब से मुस्लिम लीग 1906 में बना था तो समझो कि प्रक्रिया उसी समय से चालू हो गया।
लेकिन भारत की राजनीति में जब महात्मा गांधी आए तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इनका बैर बढ़ते चला गया और 1940 का लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन है, जो 22 मार्च 1940 से 24 मार्च तक चला, इस अधिवेशन को पाकिस्तान अधिवेशन भी कहते हैं, है ना जी। मुस्लिम लीग ने यार पाकिस्तान का मांग रखा। ऐसे पाकिस्तान शब्द सबसे पहले प्यारे बच्चों गढ़ने वाले कौन है, तो मतलब कि रहमत अली इंजीनियर, है ना जी, चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द प्यारे बच्चों, है ना, एक पैम्पलेट में गढ़ा। और आप यहाँ तक पहुँचे हुए हों अगर हैं तो जवाब दीजिएगा यार उस पैम्पलेट का मतलब कि थीम क्या था। चलिए, आप जानते हैं यार पाकिस्तान के पितामह मतलब कि मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मतलब लियाकत अली खां, पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा। लेकिन जानिए 1940 मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन जो लिखा गया था किसके द्वारा, सिकंदर हयात खां के द्वारा, इसे पाकिस्तान अधिवेशन भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों इधर हम लोग यार कहाँ थे, इधर हम लोग थे कहाँ, तो कैबिनेट मिशन आया भैया, जून 1946 में चला गया। संविधान सभा का क्या हो गया, चुनाव हुआ और संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946 को। और इससे पहले देखिए क्या हुआ, संविधान सभा का जब चुनाव हो गया तो अंतरिम सरकार बनी 2 सितंबर 1946 को। और इस अंतरिम सरकार में प्यारे बच्चों अध्यक्ष थे कौन, तो लॉर्ड बेबल, और उपाध्यक्ष थे आप, है ना, उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल यार जोश और तरंग में रहो, है ना, डूब कर अगर काम कर दोगे, पॉजिटिव होकर रह के काम करोगे। जो यहाँ तक पहुँचा हुआ है उसको सिर्फ पॉजिटिवनेस चाहिए, सिर्फ पॉजिटिवनेस। अगर आपके अंदर, मैं बिल्कुल आपकी आंखों में देख रहा हूँ, अगर आपके अंदर पॉजिटिवनेस अगर बना हुआ रह गया, प्यारे बच्चों मैं यार आपके लिए जी जान लगाने के लिए पूरा तैयार हूँ। और आप अगर सही से पूरा, है ना, रिवीजन को देखिए और देखिए कि नहीं गुरुजी कंटेंट दे रहे हैं सही कि नहीं, तो कमेंट कीजिए। बिल्कुल यार दिल आत्मा से चाहता हूँ कि आपके लिए कुछ बेहतरीन करके चला जाऊँ। और इस समय 2 महीना में यार तैयारी क्या हो सकता है भाई, आप टेस्ट लगाइए, जितना हो सके आप मतलब रिवीजन कीजिए। और मेरा तो फास्ट रिवीजन बिल्कुल यार, जो आप 5-6 घंटा में पढ़िएगा उसको यार आधा घंटा 45 मिनट में पूरी तरह से रिवाइज करके अच्छा से दिमाग में बैठा कर यार निकल जाऊंगा तभी यार, और साथ साथ में आपको पॉजिटिव करके भी निकलूंगा। तो आपका कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, आप जान रहे हैं प्यारे बच्चों। इसमें देखो यार 211 सदस्य भाग लिए थे, लेकिन 207 ने ही साइन किया था, तो ऑफिशियली 207 ही मानकर चलो। और है ना, इसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी बैठक प्यारे बच्चों 9 दिसंबर 1946, और इसमें यार अध्यक्ष आपको चुने गए कौन, तो आप कहिएगा गुरुजी इसमें अध्यक्ष तो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा में प्यारे बच्चों उद्देश्य प्रस्तावना लाया गया उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। पर उस दिन वो पारित नहीं हुआ, ये पारित हुआ प्यारे बच्चों कब, तो 22 जनवरी 1947 को। ये लाने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उद्देश्य प्रस्तावना ही हमारे संविधान का यार प्रस्तावना बना, प्रियम्बल बना। प्यारे बच्चों हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को यार बनकर तैयार हुआ। इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इसके लिए अधिवेशन कितना, तो 11 + 1 12। अंतिम जो बैठक हुई प्यारे बच्चों 24 जनवरी 1950 को हुई, और इसमें टोटल 284 सदस्यों ने साइन किया। और यहाँ एक बड़ा यार हंसी वाली बात हो गई थी, है ना, सबसे पहला नंबर पर साइन रहना चाहिए था राजेंद्र प्रसाद का, लेकिन जवाहरलाल नेहरू साहब को यार कहीं जाना था और वो गए और राजेंद्र प्रसाद वाले जगह पर वो साइन कर दिए थे। तो राजेंद्र प्रसाद मतलब कि, और कहाँ साइन हो रहा था, संविधान की मूल प्रति पर। अब बात होता है कि संविधान के मूल प्रति को लिखा कौन, तो प्रेम बिहारी राय जादा, बड़ा अच्छा राइटिंग था उनका, प्रेम बिहारी राय जादा। संविधान के मूल प्रति पर आपको हर एक पन्ने पर इनका नाम मिलेगा, प्रेम बिहारी राय जादा। और पहले हमारा संविधान प्यारे बच्चों इंग्लिश में लिखा गया, और बाद में यार 1950 में, है ना, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इसे यार हिंदी में परिवर्तित किया गया। और हमारा संविधान का मूल प्रति प्यारे बच्चों संसद की लाइब्रेरी में बिल्कुल विशेष कक्ष में हीलियम के गैस में एकदम प्रिजर्व करके रखा हुआ है।
अब यहाँ पर आए हैं तो कुछ बात और भी कर लेते हैं। संविधान के मूल प्रति पर बहुत सारा प्यारे बच्चों डिजाइन है, चित्र है। ये चित्रकारी और डिजाइन करने वाले दो व्यक्ति, पहला नंदलाल बोस और दूसरा राम मनोहर सिन्हा। पहला नंदलाल बोस और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, राम मनोहर सिन्हा। तो पहला नंदलाल बोस, दूसरा राम मनोहर सिन्हा। गहरी सांस लीजिए, सफर को फिर और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, भारत की आज़ादी के बाद संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य बच गए। इसमें 229 बचे हैं प्यारे बच्चों, कहाँ से, तो ब्रिटिश प्रांत से, और 70 देसी रियासत से। 70 कहाँ से, देसी रियासत से। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, और 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुआ था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 24 जनवरी 1950 को ही जनगण मन को यार राष्ट्रगान का दर्जा मिला, वंदे मातरम को यार राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। जैसे यार 22 जुलाई 1947 को हमारे यार राष्ट्रीय ध्वज को यार अपनाया गया। पहले राष्ट्रीय ध्वज में प्यारे बच्चों आपको यार चरखा था, फिर चक्र हो गया, है ना। और चक्र प्यारे बच्चों कहाँ से लिया गया है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। हमारे राष्ट्रीय झंडे में रंग कितने हैं, तो 4 हैं भैया, चक्र का रंग ना भूलना। और राष्ट्रीय झंडे को डिजाइन करने वाले कौन हैं, तो पिंकली वेंकैया हैं। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को प्यारे बच्चों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। और प्यारे बच्चों, हमारे संविधान में मूल अनुसूची कितना, तो 8। मूल अनुच्छेद कितना, तो प्यारे बच्चों 395। भले ही ए बी करके यार आपका 450 से ऊपर पहुंचा हुआ है, लेकिन मूल अनुच्छेद कितना, 395। मूल भाग कितना है, तो 22 है। तो प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि यार मूल अनुसूची आपका यार कितना है, तो मूल अनुसूची आपका मतलब कि 8 था, वर्तमान में कितने हो गए हैं, 12। क्या क्या अनुसूची था भैया, पहला अनुसूची 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा अनुसूची प्यारे बच्चों वेतन भत्ता पेंशन। तीसरा अनुसूची यार शपथ। चौथा भाई कि किस राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे। आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत में यार राज्यसभा के टोटल सदस्य 245 हैं। अधिकतम कितने रह सकते हैं, 250। और 12 जो मनोनीत होते हैं, आपको कौन मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति। तो वर्तमान में कितने हैं, 245। तो किस राज्य से कितने राज्यसभा जाएंगे, चौथा डिसाइड करता है। जैसे यार बिहार से 16, उत्तर प्रदेश से 31। 5वीं अनुसूची प्यारे बच्चों डिसाइड करता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर बाकी सब राज्यों के जनजातीय समूह के वेलफेयर के लिए है। और 6ठा अनुसूची स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए है। अभी देखो यार लद्दाख में प्रॉब्लम चल रहा है, तो लद्दाख के, है ना, लद्दाख का मांग ही यही है कि हमें राज का दर्जा दीजिए, और उसमें 6ठा अनुसूची में हमको भी शामिल कीजिए, है ना जी। 6ठा अनुसूची में हमको भी शामिल कीजिए। और 7वां अनुसूची प्यारे बच्चों ये डिसाइड करता है कि कौन सा यार केंद्र सरकार के पावर में रहेगा, कौन सा राज्य सरकार के पावर में रहेगा, और कौन समवर्ती रहेगा। ये तो अच्छा से जानते होंगे यार कि युद्ध, सेना, है ना जी, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि संधि, अंतर्राष्ट्रीय ऋण, परिवहन, जनगणना, मतलब कि हवाई जहाज, रेल, जनगणना, ये सब प्यारे बच्चों किस में आ गया, तो केंद्र सरकार के अंदर आ रहा है। उसी तरह से राज्य सरकार में यार आप जान रहे हैं, है ना जी, पुलिस, सिंचाई, न्याय, लोक स्वास्थ्य व्यवस्था, पंचायती राज, भू राजस्व, ये सब किस में आ रहा है, तो राज्य के अंदर आ रहा है। और समवर्ती क्या हो गया, है ना जी। एक चीज और जानिए, अंतर्राज्यीय जो नदी है वो केंद्र के अंदर आ रहा है प्यारे बच्चों। और अंतर्राज्यीय नदियों के ऊपर यार फैसला करने के लिए जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 262। 8वीं अनुसूची आप जान रहे हैं कि भाषा से संबंधित है। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय यार मूल भाषाएं कितनी थी, तो 14 थी। लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वां भाषा यार सिंधी शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा शामिल हुआ प्यारे बच्चों, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। तो पहले यार 14, एक 15वां सिंधी, 21वां संविधान संशोधन 1967, और उसके बाद क्या क्या, तो 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। और 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट,
92 संविधान संशोधन 2003 के तहत प्यारे बच्चों आपको यार 4 भाषाएं शामिल की गई, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, और अब हमारे संविधान में जो संवैधानिक भाषा हैं वो 22 हैं, और बिहार से यार एकमात्र भाषा कौन, तो मैथिली। संविधान का प्यारे बच्चों आपका 9वां अनुच्छेद, 9वां अनुसूची, तो ये पहला संविधान संशोधन के तहत 1951 में शामिल किया गया भूमि सुधार। उसके बाद प्यारे बच्चों 10वां अनुसूची, 52 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत दल बदल कानून, और 11वां अनुसूची प्यारे बच्चों ग्राम पंचायत, और 12वां आपको यार नगर पालिका। 11वां अनुसूची है ना 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पारित हुआ, और 12वां प्यारे बच्चों 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पारित हुआ और लागू हुआ यार 1993 में। ये थी यार अनुसूचियां और शेड्यूल। प्यारे बच्चों मैं हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल यार है ना कि मेहनत करने वालों के कभी हार नहीं होती है, और जो सपना देखेगा है ना और सपना के अनुरूप मेहनत करेगा और भटकेगा नहीं और पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल यार पॉजिटिव रहेगा। क्या फर्क पड़ता है यार, देखो हम समझ रहे हैं तुम्हारी मनोस्थिति है ना, उस चीज से दिमाग बिल्कुल अभी हटा दीजिए कि क्या बोल रहा है, क्या दुनिया क्या हो रहा है, आगे क्या करेंगे, ऐसे हटा दीजिए। क्योंकि अगर तन पर लोड लेकर चलिएगा तो स्पीड कभी बन नहीं पाएगा। आप पूरी तरह से झोंक दीजिए, जो होगा वो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। पूरी तरह से झोंकिए और मानसिक टेंशन से दूर रहिए और नींद प्रॉपर लीजिए, नींद प्रॉपर लीजिए। नींद अगर प्रॉपर नहीं लीजिएगा तो कन्फ्यूजन होगा, डिप्रेशन होगा। तो नींद प्रॉपर लेना है, तरीके से पढ़ना है, सेट डेली लगाना है, फाउंडेशन किए हुए हैं तो रिवीजन मतलब कि आपको करते रहना है। और संजीवनी रिवीजन सीरीज में तुम जो टॉपिक बोलोगे यार उस टॉपिक का नाम काम करेंगे, है ना। चलो यार अब बात करते हैं यार, हम लोग बात करते हैं यार संविधान का यार पहला भाग में यार पहला अनुच्छेद पर आते हैं। तो पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, बिल्कुल कहता है प्यारे बच्चों। दूसरा अनुच्छेद कहता है कि अगर बाहर के राज्य भारत में शामिल होंगे तो दूसरा अनुच्छेद लगेगा। जैसे आप जानते हैं कि सिक्किम 16 मई 1975 को भारत में शामिल हुआ 36वां संविधान संशोधन के तहत, और ये भारत का 22वां राज्य बना। पहले यार सिक्किम भारत से अलग था, तो बाहर का राज्य शामिल हुआ तो अनुच्छेद 2, और अगर भारत के अंदर के राज्य अगर टूटते हैं तो अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे आप जानते हैं कि यार बिहार झारखंड एक था, लेकिन 15 नवंबर 2000 को यार झारखंड अलग हो गया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था, लेकिन 9 नवंबर 2000 को यार उत्तराखंड अलग हो गया। आप जानते हैं यार कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। उसी तरह से यार ये तो आप जानते ही हैं कि 2 जून 2014 को प्यारे बच्चों है ना जी, 2 जून 2014 को आपको यार है ना आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। और आप जवाब दीजिएगा कि 1919 में आपको किस महीने में धारा 370 लगा, ताकि हमें पता चलते चले कि कौन कौन यहाँ तक पहुँचा है। तो 1919 में है ना किस मंथ में धारा 370 भैया हटा। अब देखो पहला अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ है, दूसरा तो जान ही गए बाहर के राज्य शामिल होंगे, तीसरा आप जान ही रहे हैं कि अंदर का राज्य टूटेगा, और चौथा अनुच्छेद आपको जानना है कि अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होता है। इसमें संशोधन और कुछ चेंज करने के लिए अनुच्छेद 4 बनाया गया। अब हम लोग आते हैं प्यारे बच्चों संविधान का भाग यार दूसरा, नागरिकता। अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत के नागरिक होने के लिए कोई ना कोई हमारा यार ब्लड ट्रेस होना चाहिए, है ना, सगा संबंधित होना चाहिए। मतलब नानी की तरफ से, बाबा की तरफ से, कहीं से तो यार लिंक मिलना चाहिए। अगर ऐसा लिंक नहीं है तो 5 साल का अधिवास चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, और उसके बाद फिर अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार की मर्जी होगी तो आपको नागरिकता देगी। छठा यार अनुच्छेद क्या कहता है कि जब यार भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ प्यारे बच्चों, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान का प्यारे बच्चों जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उनको नागरिकता प्रदान कर रहा है अनुच्छेद 6। लेकिन यार 7वां अनुच्छेद क्या कह रहा है, पाकिस्तान से भारत तो आए तो भारत से भी तो पाकिस्तान गए हैं, वहां जाकर उनको यार मन नहीं लगा, वो अगर लौटना चाह रहे हैं तो अनुच्छेद 7। और अनुच्छेद 8 है यार अप्रवासी भारतीयों के लिए, NRI के लिए, है ना जी।
अगर विदेश में पति पत्नी रह रहे हैं, विदेश में कोई रह रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम होगा नागरिकता संबंधित, तो अनुच्छेद 8 सॉल्व करेगा। जैसे कि यार विदेश में भारत के 2 नागरिक रह रहे हैं, पति पत्नी रह रहे हैं, उनका बच्चा हुआ, तो बच्चा को नागरिकता दिलाने के लिए भारत नहीं आना पड़ेगा, वो अपने एम्बेसी में, जिस देश में है वहाँ एम्बेसी में जाएंगे, सूचित करेंगे, उनको नागरिकता मिल जाएगा। और 9वां अनुच्छेद क्या कहता है कि अगर आप किसी दूसरा देश का नागरिकता लिए तो भारत की नागरिकता आपको यार स्वयं समाप्त हो जाएगी, स्वयं समाप्त हो जाएगी। और 10वां आपको यार नागरिकता के निरंतरता के बारे में कहता है कि नागरिकता इतना आसानी से कोई आपका खत्म नहीं कर सकता है। और 11वां अनुच्छेद नागरिकता संबंधित कानून बनाता है। तो कैसा लग रहा है रिवीजन? बिल्कुल यार जोश में आओ, जोश में आओ और बिल्कुल मतलब कि जीत जाओ, चीड़ दो, फाड़ दो, बिल्कुल मतलब कि देखो यार मतलब कि एकदम उस ढंग से, है ना। तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम करने वाले हो, ये मैं जानता हूं। बस पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जीवन हुआ किस अर्थ अहो, समझो ये यूं ही व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयोग करो तन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो मेरे बउआ जग में नाम करने के लिए आप आए हैं। अब हम लोग आते हैं भाग 3 में, मौलिक अधिकार। प्यारे बच्चों, यह 12 से यार अनुच्छेद 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक है। तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद यार 12 पर। अनुच्छेद 12 पर प्यारे बच्चों आएंगे तो अनुच्छेद 12 यार राज का परिभाषा बताता है। वैसे तो राज का परिभाषा यार अनुच्छेद 36 भी बताता है, अनुच्छेद 152 भी बताता है। तो अनुच्छेद 12 जो यार राज का परिभाषा बता रहा हूँ, क्या बता रहा है? अनुच्छेद 12 राज के परिभाषा में यार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, है ना जी, केंद्र की सारी इकाइयाँ, राज्य की सारी इकाइयाँ, है ना, सारी यार नगर पंचायत, पूरा यार सिस्टम ये डिसाइड करे कि जो मौलिक अधिकार है वो कैसे जन जन को मिलेगा, मौलिक अधिकार कैसे जन जन को मिलेगा, इसको सुनियोजित मतलब कि इसको यार कंफर्म करने के लिए राज्य, राज्य मतलब क्या, एक राज्य नहीं, पूरा देश, केंद्र सरकार, भारत सरकार, पूरी इकाई, सिस्टम मिलकर मतलब कि ये सुनिश्चित करे। 13वां यार मतलब कि अनुच्छेद क्या कहता है? 13वां अनुच्छेद कहता है कि कोई भी कानून विधानमंडल द्वारा, चाहे यार लोकसभा द्वारा, है ना, राज्यसभा द्वारा, कोई भी कानून अगर ऐसा पारित होता है जो मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उसे यार तुरंत रद्द किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं यार मौलिक अधिकार का। देखिए जब संविधान बना था तो हमारे पास यार 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में यार 6 मौलिक अधिकार है। पहला मौलिक अधिकार है यार किसका? तो समानता का, समानता का मौलिक अधिकार। क्या है भैया ये समानता का मौलिक अधिकार? अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी बराबर हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, इस देश के नागरिक हो, है ना, चाहे कितने बड़ा टाटा अंबानी बिरला हो, लेकिन यार कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। अनुच्छेद 15 प्यारे बच्चों कहता है कि जाति, नाम, जन्म स्थान, धर्म के नाम पर विभेद नहीं करना चाहिए, डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करना चाहिए। और अनुच्छेद प्यारे बच्चों 16 कहता है कि सरकारी नियोजनों में सबको यार बराबर हक मिलना चाहिए। और अनुच्छेद 17 प्यारे बच्चों समानता का अधिकार दे रहा है, छुआछूत का अंत कर रहा है। और अनुच्छेद 18 क्या कह रहा है? उपाधियों का अंत कर रहा है, तभी तो समानता आएगा। अब कोई अपने नाम के आगे महाराज आदिराज फलना सिंह ढकना सिंह से 10 के लगाए, ऐसा यार उपाधि नहीं दिया जाएगा। तो उपाधियों का अंत कर रहा है। तो हमारा पहला मौलिक अधिकार क्या है बउआ मेरे? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 क्या? विधि के समक्ष सभी बराबर। अनुच्छेद 15 क्या है ना? जन्म स्थान, धर्म, जाति, रंग रूप के नाम पर विभेद नहीं। 16 सरकारी नियोजन में बराबर। 17 प्यारे बच्चों छुआछूत का अंत। और 18 क्या कह रहा है? कि उपाधियों का अंत होना चाहिए। उसी तरह से अब हमारा जो दूसरा मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। ये अनुच्छेद यार 19 से 22 के बीच है। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है।
अनुच्छेद 19 बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, है ना। अहिंसक रूप से सभा कीजिए, नहीं कि मतलब मार तोड़ ढेला पोला नहीं, अहिंसक रूप से यार सभा करने की आज़ादी। प्यारे बच्चों, संगठन बनाने की आज़ादी, धरना पर बैठने की आज़ादी, इस देश में कहीं पर घूमने की आज़ादी और इस देश में कहीं पर व्यापार करने की आज़ादी, ये कौन दे रहा है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 प्यारे बच्चों, अपराध के संदर्भ में क्या कह रहा है कि अगर एक बार अपराध किए हैं तो एक ही बार सजा मिलेगा, ये नहीं कि बार बार मंगरू, एक बार गलती कर दिया तो बार बार मंगरूए पकड़ा कर जाएगा। और जिस समय अपराध किए हैं तो भैया सजा भी उस समय जो निर्धारित होगा वही मिलेगा। अनुच्छेद 21 प्यारे बच्चों, प्राण एवं दैहिक आजादी, आपके प्राण को बचाने का जिम्मेवारी है सरकार के पास। और अनुच्छेद 21 में ही अनुच्छेद 21A शामिल किया गया 86 संविधान संशोधन के तहत प्यारे बच्चों 2002 में, जिसमें यार क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों को, है ना जी, ये सरकार मौलिक अधिकार देता है शिक्षा का। उसी तरह से अनुच्छेद 22 प्यारे बच्चों, गिरफ्तारी के संदर्भ में, पुलिस गिरफ्तार करने आया तो वारंट दिखाएगा, थाने में आपको 24 घंटा से ज़्यादा नहीं रख सकता है, आप अपने यार मन पसंद के मतलब कि कानूनी सलाहकार को रख सकते हैं। तो गहरी सांस लीजिए, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, पक्का आएगा, मैं देख रहा हूं आपकी आंखों में। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठो मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्यारे बच्चों, सिलेबस बड़ा है तो ये फास्ट रिवीजन ही आपको यार कल्याण कर सकता है। प्रतिदिन सुबह यार 8 बजे ये आपको अपलोड होता रहेगा। आप कमेंट की संख्या बढ़ा दीजिए, इसको शेयर जितना हो सके अच्छे लोगों तक पहुंचाइए। तीसरा यार हमें यार मतलब कि मौलिक अधिकार मिल रहा है क्या, तो शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 कह रहा है कि भाई किसी के साथ शोषण नहीं होना चाहिए, बलात्कार नहीं होना चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए, है ना, किसी भी उम्र के लोग के साथ। पर अनुच्छेद 24 स्पेशली आपको कह रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं लेना है। और चौथा अधिकार प्यारे बच्चों, धर्म की स्वतंत्रता, जो 25 से 28 के बीच में है। अगला अधिकार आपको क्या है भैया, तो शैक्षणिक और सामाजिक अधिकार, अल्पसंख्यकों का 29 और 30 है। और छठा अधिकार क्या आपको प्राप्त हुआ है, तो भैया संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32 के तहत। मतलब कि उपयुक्त दिए गए अधिकार अगर नहीं मिल रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम इसको यार रीट कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अनुच्छेद जो 31 है वो हमारा यार 7वां अधिकार था जो खत्म हो गया। वो क्या था कि संपत्ति का अधिकार। ये खत्म कब हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और ये चल कहां गया कानूनी अनुच्छेद बनकर, तो 300A में, 300A में प्यारे बच्चों। लेकिन मैंने कहा था कि मौलिक अधिकार यार 12 से 35 तक है, तो 33 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 33 कहता है कि सशस्त्र बलों के लिए, अब तुम ही यार एसआई बन जाएगा, कोई सीआरपीएफ में रहेगा, कोई आर्मी में रहेगा, तो सशस्त्र बलों के लिए, है ना जी, मौलिक अधिकारों में यार कंट्रोल कर सकती है सरकार और कंट्रोल करेगी देश के सुरक्षा के लिए। और अनुच्छेद यार 34 क्या कहता है, अनुच्छेद 34 कहता है कि मान लो यार कि कहीं पर मार्शल लॉ लग गया। अब कहोगे मार्शल लॉ क्या हो गया गुरुजी, मान लो यार कि कहीं पर यार कर्फ्यू लग गया, चाहे कोविड आया था तो बिल्कुल यार सब शांत हो गया था, तो मार्शल लॉ मतलब क्या हुआ कि, है ना, उस समय जिससे यार देश चल सके, जो जो यार मतलब जिम्मेदार लोग हैं उसके यार आने जाने घूमने का मतलब कि प्रावधान करता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं संविधान के भाग 4 में। और संविधान का भाग 4 आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व लिया कहाँ से गया है, तो प्यारे बच्चों आयरलैंड से लिया गया है। देखो ये जो रिवीजन है बिल्कुल यार लिखने वाला तो है ही नहीं, ये सुनने वाला है। इसको कान में लगाइए, सुनिए और रिचार्ज हो के बिल्कुल फ्रेश होकर निकल जाइए, फ्रेश होकर निकल जाइए, है ना जी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्यारे बच्चों, अब ये 36 से 51 तक है। प्यारे बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 36वां अनुच्छेद राज्य की परिभाषा बता रहा है।
प्यारे बच्चों 37वां कह रहा है कि देखो ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है क्या। देखो हमें यार मौलिक अधिकार मिले पर इस पर हम रिट कर सकते हैं। राज्य का नीति निर्देशक तत्व है कि, है ना, राज्य के द्वारा मतलब जनता को दिया जाने वाला सुख सुविधा। राज्य अगर सक्षम रहेगी तो देगी, नहीं सक्षम रहेगी तो नहीं देगी। तो 36वां अनुच्छेद प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि राज्य की परिभाषा 37वां आपका कहा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, परिवर्तनशील नहीं है। और प्यारे बच्चों 38वां अनुच्छेद आपको क्या कह रहा है, अनुच्छेद 38वां कह रहा है कि 38वां कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक स्तर पर सबको न्याय मिलना चाहिए। तो 36 राज्य की परिभाषा, 37 कह रहा है क्या कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। 38वां कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर सबको न्याय मिलना चाहिए। और 39वां प्यारे बच्चों कह रहा है कि देश के संपत्ति पर मतलब कि यार सबको, सबका बराबर हक होना चाहिए, राज्य के संपदा पर सबको बराबर हक होना चाहिए। और 39 से आया 39A, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जितने भी संशोधन हुए हैं वो सब संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ है प्यारे बच्चों, है ना। तो 39A क्या कह रहा है, 39A कह रहा है कि राज्य, है ना, ये मतलब कि क्लियर करेगा कि राज्य के सभी लोगों को मतलब कि समान अवसर और समान न्याय मिलना चाहिए, है ना। जो न्याय से वंचित रह जाते हैं तो ये राज्य की जिम्मेवारी है कि उसको भैया निःशुल्क न्याय दिलवाए, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। उस तरह से अनुच्छेद 40 आप जानते हैं ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 41 ये राज्य का कर्तव्य है कि अपने यार प्रत्येक नागरिकों को यार काम दे, है ना जी, उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करे, चाहे वो बूढ़े हैं, वृद्ध हों, महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, सबके लिए राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि मतलब कि भैया कुछ व्यवस्था करे। 42वां अनुच्छेद क्या कह रहा है कि राज्य काम का तो यार व्यवस्था करेगा, लेकिन काम जो होना चाहिए भैया अच्छा स्थान होना चाहिए, बिल्कुल न्याय संगत माहौल होना चाहिए, वहाँ पर बिल्कुल मतलब कि ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ सबका इज्जत सम्मान बचे। और 43वां क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि सिर्फ काम नहीं, निर्वाह योग्य वेतन भी मिलना चाहिए। और प्यारे बच्चों कुटीर उद्योग का बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने का बात कर रहा है। प्यारे बच्चों अब 44वां अनुच्छेद तो आप जानते हैं समान नागरिक संहिता, और भारत में यार समान नागरिक संहिता लगाने वाला पहला राज्य 2024 में बन गया कौन, तो उत्तराखंड। लेकिन यार एक राज्य और भी है जो भारत का सबसे छोटा राज्य है, वहां पर भी यार नागरिक संहिता लगा हुआ है, समान नागरिक संहिता लगा हुआ है, जिसे यार गोवा नागरिक संहिता कहते हैं, है ना। 1867 ईस्वी में पुर्तगालियों के समय से ही यह चल रहा है। चलिए 44वां जानेंगे प्यारे बच्चों। तो 45वां क्या कह रहा है कि राज्य का मान लीजिए मौलिक अधिकार में 21 में कह रहा है क्या कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देने का कानूनी अधिकार। पर 45 क्या कह रहा है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा को सुनिश्चित किया जाए राज्य के द्वारा, सुनिश्चित किया जाए राज्य के द्वारा। और प्यारे बच्चों 46वां राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति प्यारे बच्चों जो लोग हैं उनको यार मतलब कि सपोर्ट राज्य करे। 47वां बात कर रहा है यार मद्य निषेध और पोषाहार। जैसे देखो यार बिहार में ही, है ना, 5 नवंबर 2016 से दारू बंदी है, शराब बंदी है, तो इसको थोड़ी ना कोई चैलेंज कर सकता है कोर्ट में, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आ रहा है। मद्य निषेध और पोषाहार। अब 48 क्या होगा भैया, जब दारू छूट जाएगा, मद्य निषेध हो जाएगा, तो राज्य इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि जो दुधारू पशु हैं, बछड़ा है, गाय है ना जी, गौशाला है, मतलब कि वो सही ढंग से रहे और दुधारुओं पशुओं का वध ना हो, इस पर प्रतिबंधित करे। प्यारे बच्चों 49वां आपका क्या कह रहा है, 49वां अनुच्छेद कमेंट कीजिएगा। और 50वां कह रहा है प्यारे बच्चों क्या, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में भाई डिफरेंस होना चाहिए। और 51वां कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति। चलो फिर से यार एक बार गहरी सांस लो, और हम लोग यार अब बात करने वाले हैं क्या, तो भाग 4A मौलिक कर्तव्य।
आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्यारे बच्चों कौन, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। जब शामिल किया गया तो मौलिक कर्तव्य 10 थे। मौलिक कर्तव्य बिल्कुल देखो नंबर बाय पूछता है, ये नंबर नहीं गड़बड़ होना चाहिए। पहला मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है? पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालना करें, देश में है तो संविधान को माने, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो संविधान का पालना करें, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र का मतलब क्या करें, सम्मान करें। प्यारे बच्चों अगला मौलिक अधिकार क्या है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा ही रिचार्ज चाहिए कि नहीं? अगर फाउंडेशन किए हो तो प्यारे बच्चों आपको क्या कह रहा है? दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? ये तो आप जानते ही हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज यार रूस से लिया गया है, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज यार रूस से लिया गया है। पहला यार हमारा ड्यूटी है देश के प्रति कि हम मतलब कि संविधान का पालना करें, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि हमारे देश के जो गौरव हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, देखो रुआ खड़ा हो जाता है नाम सुनकर, उनका यार सम्मान हमारे दिल में रहना चाहिए। चौथा मौलिक कर्तव्य है कि देश के एकता, अखंडता और संप्रभुता को बरकरार रखना चाहिए। तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि देश के एकता, अखंडता और संप्रभुता को बरकरार रखनी चाहिए। बिल्कुल यार वन शॉट में पूरा होता है ना जी? तो लास्ट लगता आते आते दिमाग एकदम हैंग करने लगता है। कोई इसमें यार रीटेक नहीं, कोई इसमें एडिटिंग नहीं होता है। तो तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या कह रहा है? एकता, अखंडता और संप्रभुता को बरकरार रखना चाहिए। और चौथा तो बड़ा मजेदार मौलिक कर्तव्य है यार, देश की रक्षा करें, और जब आह्वान हो तो देश के हर एक जनता देश की रक्षा के लिए खड़ा हो जाए। प्यारे बच्चों, और पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? कि समाज में भाईचारा और समरसता फैलाएं। पढ़ल लिखल हैं तो मतलब कि इधर उधर लड़ाई नहीं लगवाएं, धर्म विभेद मत कराएं, जितना हो सके कि समाज में आप समरसता और भाईचारा को फैलाएं। और छठा मौलिक कर्तव्य क्या कह रहा है? कि बाप दादाओं से यार जो हमारा गौरवपूर्ण मतलब कि है ना जो संस्कृति चली आ रही है उसको यार बरकरार रखें। और सातवां हमारा यार मौलिक कर्तव्य प्यारे बच्चों फंडामेंटल ड्यूटी है कि अपने देश के यार पर्यावरण, जिसमें यार जंगल, झील, झरना, तालाब, अभ्यारण्य, ये सब को हम लोग सम्मान करें और सुरक्षित रखें। और आठवां मौलिक कर्तव्य कहता है प्यारे बच्चों क्या कहता है ना कि वैज्ञानिक सोच रखिए। ये नहीं कि जादू, सांप काटा तो भाग रहे हैं मतलब कि झड़वाने, है ना, और गांव में डाइन कमाइन कर रहे हैं। पढ़े लिखे हैं तो वैज्ञानिक सोच रखें। आठवां मौलिक कर्तव्य है प्यारे बच्चों। नौवां मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल मतलब ड्यूटीज हमारा क्या है? कि देश के यार जितने भी यार मतलब कि स्मारक हैं, भवन हैं, देश के जो शान है उसे यार सुरक्षा प्रदान करें, उसका यार ख्याल रखें। ये नहीं कि गए लाल किला घूमने वहीं थूक दिए, नहीं भैया, वो हमारे देश की विरासत है। और 10वां मौलिक कर्तव्य आपके लिए है। 10वां मौलिक कर्तव्य आपके लिए, मेरी बात को सुनिए, क्या है? अगर भारत में अगर आप पैदा हुए हैं तो क्या 10वां मौलिक कर्तव्य कर रहा है? कि आप अपने क्षमता से उत्कृष्टता तक पहुंचिए। हर एक व्यक्ति का, इस देश के हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि अपने क्षमता से यार वो उत्कृष्टता तक पहुंचे। सब नागरिक अगर उत्कृष्टता तक पहुंचेगा तो देश तो अपने आप यार ऊपर पहुंचेगा। और 11वां मौलिक कर्तव्य प्यारे बच्चों 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया क्या? कि भाई हर गार्जियन का यह फर्ज बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करे। अब सरकार मौलिक अधिकार दे दिया भैया 21 में, गार्जियन स्कूल भेजवे नहीं करेगा तो गार्जियन का यह मौलिक कर्तव्य है। प्यारे बच्चों आगे आते हैं, इस सेशन का लास्ट चीज को कवर करते हुए इस सेशन को हम लोग फिनिश करेंगे, है ना। और बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं तैयार हूं आपके लिए। अगर आपको नहीं लगता है और लगता है तो कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। प्यारे बच्चों देखो यार, राष्ट्रपति, आप जानते हैं कि भारत के पहले नागरिक भारत के राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के यार प्रमुख भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 52 कह रहा है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। और अनुच्छेद 53 कह रहा है यार राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां।
तो राष्ट्रपति के यार कार्य एवं शक्तियों को थोड़ा जान लें हम लोग। भाई राष्ट्रपति आपको यार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का चयन करेंगे। आप तो जानते हैं कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, एमसी तलवाड़, और वर्तमान में आर वेंकटी रमन है। कैग का नियुक्ति करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, यूपीएससी के यार चेयरमैन की नियुक्ति करेंगे, प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे, प्यारे बच्चों राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे, मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे। और भी यार राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं। क्या क्या शक्तियां हैं, इन शक्तियों पर हमको चर्चा करनी चाहिए। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति यार किसी को भी क्षमा दान कर सकते हैं। अनुच्छेद 111, क्या भैया, तो पॉकेट बिट्टो लगाया जा सकता है, पॉकेट बिट्टो लगाया जा सकता है। अब पॉकेट बिट्टो से यार आप समझिए, भारत के एक राष्ट्रपति, देखो एक होता है पूर्ण बिट्टो पावर, जो भारत के 2 राष्ट्रपतियों ने लगाया है। एक 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने पूर्ण बिट्टो लगाया था पेप्सू के मामले में, और एक 1991 में प्यारे बच्चों आर वेंकट रमन ने यार पूर्ण बिट्टो लगाया था, है ना। आपका मामला था यार मतलब कि सांसदों का वेतन भत्ता संबंधित है। तो पूर्ण बिट्टो 2 राष्ट्रपति लगाए हैं, पर जो पूर्ण बिट्टो लगता है प्यारे बच्चों, वो आपको यार सदन में चैलेंज किया जा सकता है, और 2/3 मेंबर, है ना, अगर मतलब कि उस मतलब कि राष्ट्रपति के अगेंस्ट हो गए तो फिर वो बिल पारित हो जाता है। पूर्ण बिट्टो मतलब हुआ कि राष्ट्रपति साइन करके भेज दिए नीचे, अब यहां पर वोटिंग हो जाएगा। लेकिन पॉकेट बिट्टो क्या होता है, पॉकेट बिट्टो होता है कि मतलब कि साइन नहीं किए, अपने पास से रख लिए, तो नीचे वाला समझ जाएगा कि राष्ट्रपति के मन ना हो, है ना जी। ये हो गया पॉकेट बिट्टो। पॉकेट बिट्टो लगाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, तो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने प्यारे बच्चों, है ना, ये पॉकेट बिट्टो लगाया था। आपको यार मतलब कि डाकघर अधिनियम संशोधन में के लिए उन्होंने यार पॉकेट बिट्टो लगाया था। और भी यार राष्ट्रपति की शक्ति है कि अनुच्छेद 112 के तहत प्यारे बच्चों मतलब कि वित्त मंत्री को ये राष्ट्रपति ऑर्डर दे रहे हैं कि आप मतलब कि बजट पेश करें। 123 के तहत राष्ट्रपति यार अध्यादेश जारी करेंगे। अगर मतलब लोकसभा अभी नहीं है, राज्यसभा भी भंग हो है ना, ऐसे राज्यसभा तो कभी भंग होता नहीं है, लेकिन ऐसा है तो 123 के तहत राष्ट्रपति देश के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 143 के तहत राष्ट्रपति, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श मानना ना मानना ये राष्ट्रपति का मर्जी। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 267 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, तो भैया देश की जो आकस्मिक निधि है, मतलब कि इमरजेंसी वाला जो पैसा है जो लास्ट में निकलेगा, वो अनुच्छेद 267 के तहत राष्ट्रपति के अधीन रहता है। फिर यार राष्ट्रपति आपातकाल भी प्यारे बच्चों लगाते हैं। 352 के तहत यार मतलब कि राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बार लगा, 1962 के चीन युद्ध में, 1971 के पाकिस्तान युद्ध में, और 25 जून यार 1975 में इंदिरा गांधी ने लगवाया यार। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, आप तो जानते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। उसी तरह से अनुच्छेद 356 के तहत प्यारे बच्चों राष्ट्रपति शासन राज्यों में लग रहा है। राष्ट्रपति शासन के दौरान यार मतलब कि जो हेड है वो कौन है, तो राज्यपाल। अनुच्छेद 360 क्या भाई, तो अनुच्छेद 360 प्यारे बच्चों जगो यार, अनुच्छेद 360 के तहत, है ना, वित्तीय आपात जो भारत में आज तक कभी लगा नहीं। तो प्यारे बच्चों हम लोग आए थे और बात कह रहे थे कि अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद होगा। अनुच्छेद प्यारे बच्चों मतलब कि 53 कार्य एवं शक्तियां हमने जाना। अनुच्छेद यार 54 निर्वाचन। प्यारे बच्चों राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रोसेस से होता है निर्वाचन, है ना जी, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति के लिए आप तो वोट करते नहीं है, तो भारत के यार राष्ट्रपति बनेंगे, इनके लिए कौन वोटिंग करेगा, इनके लिए वोटिंग करेगा यार विधानसभा के सदस्य, मतलब एमएलए, एमएलसी नहीं एमएलए। तो भारत के 28 राज्य के यार विधानसभा के सदस्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य। तो आप जान ही रहे हैं कि 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर यार विधानसभा के लोग हैं।
केरल, सॉरी पांडिचेरी, दिल्ली और आपको यार जम्मू कश्मीर। तो 28 राज्य के विधानसभा के सदस्य, 3 प्यारे बच्चों क्या केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य, भारत के यार कुल मतलब कि यार लोकसभा सदस्य, और भारत के यार राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। जैसे कि राज्यसभा में अभी 245 हैं, इसमें 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं। तो मनोनीत राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले रहा है? विधानसभा के विधायक 28 राज्य के और 3 केंद्र शासित प्रदेश के। और कौन कौन प्यारे बच्चों ले रहे हैं भाग? तो और भाग ले रहे हैं प्यारे बच्चों आपको मतलब कि राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। और कैसे यार वोट का काउंटिंग हो जाता है? एक विधायक का वोट कैसे काउंट होगा? एक विधायक का वोट प्यारे बच्चों काउंट होता है, मान लो बिहार का मतलब कि काउंट करना है तो राज्य की कुल जनसंख्या, मान लो यार बिहार का जनसंख्या मतलब कि 13 करोड़ के लमसम है, तो कुल जनसंख्या बटे यार विधायकों की संख्या। तो बिहार राज्य में यार विधायक कितना? तो 243। तो कुल जनसंख्या बटे विधायकों की संख्या गुने 1 बटे यार 1000, एक विधायक का मत होगा। अब कहोगे कि सांसद के वोट को कैसे चुनेंगे? तो देखो यार पूरे देश के विधायकों का कुल मत बटे यार कुल सांसदों का संख्या। आपको यार सांसद का मतलब कि एक वोट का कीमत है। राज्यसभा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है प्यारे बच्चों, है ना, तो 15,000 रुपया का जमानत मतलब कि देना है। 15,000 का जमानत राशि आपको जमा करना है। 35 साल यार आपका उम्र होना चाहिए। कोई केस मुकदमा आप पर नहीं होना चाहिए, है ना बाबू प्यारे बच्चों। तब कहिएगा गुरुजी ऐसे तो कीजिएगा तो मतलब कि सभी मतलब कि आदमी एलिजिबल है राष्ट्रपति के लिए। ना भैया, आपके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। मतलब 100 विधायक और सांसद मिलकर यार 100 को साइन कर देगा कि ना हम इनको सपोर्ट किए, तब तो 52 राष्ट्रपति पद होगा, 53 शक्ति प्यारे बच्चों, 54 आपको यार निर्वाचन, 55 निर्वाचन की प्यारे बच्चों रीति, 56 प्यारे बच्चों आपको यार पदावधि। और जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो 5 वर्ष का है। और प्यारे बच्चों 57 क्या? 57 प्यारे बच्चों 57 आपका प्यारे बच्चों पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन। अब पुनः निर्वाचन का जब बात करेंगे तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कोई कितना बार भी लड़ सकता है। जैसे यार भारत में सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति रहे कौन? राजेंद्र प्रसाद, है ना जी, 2 बार 1950 से 1962 तक। पहले राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए यार मतलब कि जो 2 राष्ट्रपति का मृत्यु हुआ वो प्यारे बच्चों जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद हैं। वही फखरुद्दीन अली अहमद जिनके समय पर यार इमरजेंसी लगा था, है ना, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। द्रौपदी मुर्मू कौन सी राष्ट्रपति हैं? तो आप कहिएगा 15वां। भारत में यार कितनी महिला राष्ट्रपति बनी हैं? तो आप कहिएगा 2। एक तो यार पहली बनी थी प्रतिभा देवी सी पाटिल और दूसरी यार आपका कौन 15वां राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। उसी तरह से प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद ने भाई है ना इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा है। और प्यारे बच्चों आर वेंकटरमन ने माई प्रेसिडेंशियल ईयर नामक पुस्तक लिखा है, माई प्रेसिडेंशियल ईयर। लेकिन यार प्रणब मुखर्जी ने द प्रेसिडेंशियल ईयर लिखा है। और हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने प्यारे बच्चों आपकी पुस्तक लिखी है इग्नाइटेड माइंड्स विंग्स ऑफ फायर। प्यारे बच्चों 58 राष्ट्रपति का यार योग्यता आप जान ही रहे हैं। योग्यता 35, कोई केस नहीं होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? अनुच्छेद 59 प्यारे बच्चों कहता है कि अगर राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर हैं और जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो लाभ का पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए सांसद रहे, विधायक रहे, कुछो रहे, जैसे राष्ट्रपति बनेंगे तो खत्म हो जाएगा। और 60 कह रहा है यार शपथ के बारे में, और 61 यार महाभियोग के बारे में कह रहा है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो यार 14 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा। और जमानत राशि जो यार 15,000 है, अगर 1/6 वोट नहीं, 1/6 भाग वोट नहीं आया तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। कैसा आपको यार ये रिवीजन लगा? कैसा यार ये रिचार्ज सीरीज लगा? जरूर आप कमेंट कीजिएगा। आपके मतलब कि कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। और अच्छा लगे तो यार इसे जबरदस्त शेयर करो, ताकि यार अगर एक बार अंदर से हम जग गए
तो जो कंटेंट दे देंगे, जो चाहते हो दे देंगे। कोई टॉपिक अगर तुम मैसेज में कहोगे वो टॉपिक तुमको यार क्लियर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।